पाठ 10। 100 सुनार की एक लोहार की। साथियों की शरारतों और छेड़खानी को किस सीमा तक सहा जा सकता है? क्या कभी कभी एक सीधा साधा छात्र भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है? आइए इस कहानी में पढ़ें। पौ फटने की खुशी में संसार के सारे मुर्गे अपना गला फाड़कर चुप हो चुके थे। अब छोटी चिड़ियों की बारी थी। वे खुली हुई खिड़कियों से झांककर सोने वालों को धिक्कार रही थीं। जागने की कोशिश में राधे ने भी कुछ करवटें बदल डाली, पर 2 करवटों के बीच में फिर उसकी आंखें जरा सी लग गई। इस समय उसने क्या स्वप्न देखा कि ब्रह्मा अपने कमंडल में हिमालय पर्वत को रखकर हिला रहे हैं। वह उठ बैठा। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा हाथों से, लकड़ियों से और जूतों से पीटा जा रहा है। राधे ने घबराकर कमरा खोल दिया। बाहर बोर्डिंग के छटे हुए शैतानों का एक दल खड़ा था। उनमें से एक ने कहा, अजी तुम अभी सो रहे हो? आज हम लोगों की पिकनिक पार्टी है, चलो तुम्हें भी चलना होगा। अपने दुर्भाग्य से उसने नहीं कहना नहीं सीखा था। यही उसकी कमी थी। अपनी बुद्धि के बार बार मना करने पर भी उसने हामी भर दी। पिकनिक के लिए जो स्थान नियत हुआ था वह ठीक नदी के किनारे शहर से 5-6 मील के फासले पर था। रास्ता पगडंडियों का था। पैदल चलकर वहां पहुंचना था। 7 बजे तक वे सब रवाना हो गए। उनकी संख्या दर्जन से अधिक ही थी। जिमी दसनन महा जीप बेचारी। राधे भी उनके साथ चला। पिकनिक का थोड़ा आनंद तो उसे चलने के पहले ही प्राप्त हो गया, जब प्राय सभी ने एक न एक चीज उसके हवाले की और कहा कि इसे ले चलो। मुरारी ने अपना ओवरकोट उसके कंधे पर डाल दिया कि संध्या समय जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। मोहन ने 2 मोटे उपन्यास उसके बगल में दबा दिए कि इच्छा होगी तो वहीं लेटकर पढ़ूंगा। माधव आज नदी किनारे खुली हवा में कसरत करने वाला था। उसने अपने डंबल उसे पकड़ा दिए कि वहां पहुंचकर तुमसे ले लूंगा। मालगाड़ी सा लदा हुआ और इंजन सा हाँफता हुआ वह निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा। दोपहर तक खाना तैयार हुआ और लोग खाने बैठे। खाने के पहले वह हाथ पैर धोने नदी के किनारे गया था। लौट कर देखता है कि उसकी पत्तल से चूरमे के लड्डू गायब हैं और दही बड़ों के नाम पर सकोरे में थोड़ा मट्ठा बच रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और खाने बैठ गया। खाने के बाद लोगों ने उसकी कमीज से, जो उसने उतार कर टांग दी थी, हाथ पोंछे। वह लेटा था कि उसकी नाक पर सूंघनी बुरकी जाने लगी। अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए वह उनकी ओर पीठ फेर कर बैठा तो उसकी पीठ पर तबला बजाया जाने लगा। वह सबसे अलग एक पत्थर पर जा बैठा। उसका मन खट्टा हो गया था। उसकी आज तक की आपबीती उसकी आंखों के सामने एक एक गुजरने लगी। बोर्डिंग में उसका पहला दिन भी खैरियत से न बीता था। उसने अपनी बादामी जूतों पर काली पॉलिश की हुई पाई थी। फिर तो वह रोज ही ऐसी हरकतों का शिकार बनता। बाहर से सांकल चढ़ाकर वह घंटों अपने कमरे में कैद कर दिया जाता। बोर्डिंग भर में जितने केले और संतरे खर्च होते, उनके छिलके उसके दरवाजे पर फेंके जाते। एक बार उसका आधा टीन घी गायब हो गया और उसके स्थान पर उसे चावल का मांड भरा मिला। एक रोज पानी पीने के लिए वह मुंह के पास लोटा ले गया। उसमें से एक जीता जाता मेंढक उछल पड़ा, जिसे पीछे मालूम हुआ कि मुरारी ने कहीं से पकड़कर उसमें बंद कर दिया था। लोटा उसके हाथ से छूटकर पैर के अंगूठे पर गिरा और वह अरसे तक लंगड़ाता रहा। एक समय आता है जब चंदन भी आग फेंक देता है। कितना सहूं, कैसे सहूं और कब तक सहूं, यही प्रश्न उसके दिल में उठते और विलीन होते थे। आफत एक तरफ से हो और एक तरफ की ही हो तो कोई बर्दाश्त भी कर ले। यहाँ तो सारा बोर्डिंग एक विशाल कारखाना था, जहाँ नित्य कोई नई शैतानी गढ़ छीलकर तैयार होती, जिसकी आजमाइश उसी के ऊपर की जाती। खैर किसी तरह शाम हुई और दोस्तों ने चलने की तैयारी की। वह भी उनके साथ चला, पर होनहार को कौन जानता था, वह 10 कदम भी न चला होगा कि चीख उठा। जब तक लोग उसके पास दौड़े आए तब तक लड़खड़ाकर गिर पड़ा।
चारों ओर से क्या है की आवाज आने लगी। उसने हाय भरकर कहा कि मुझे सांप ने काट खाया। यह सुनना था कि सबको जैसे काट मार गया। यह कैसा रंग में भंग। डॉक्टर मिलता तो बेचारे की जान न जाती। लेकिन डॉक्टर बिना शहर गए कहाँ मिलेंगे। मुरारी के भी हाथ पांव फूल गए थे, पर उसने शीघ्र ही अपने को संभाला। पास में एक गांव था, वहीं किसी किसान से उसने 2 रुपए में एक खाट मोल ली। इसी खाट पर उसे लेटाकर चारों लड़कों ने अपने सिर पर उठा लिया और शहर की ओर ले दौड़े। बाकी 10-12 लड़के साथ साथ दौड़े। पहली चौकड़ी के थक जाने पर दूसरी चौकड़ी खाट को उठा लेती। यूं कंधे बदलते आगे चले जा रहे थे। उसका वजन कम नहीं था। जो उसे खाट समेत उठाकर दौड़ रहे थे, उन्हीं का दिल जानता था। दौड़ते दौड़ते उनका बुरा हाल था। पसीने से तर तो सभी हो रहे थे। कुछ लड़के अपना पेट पकड़कर हाँफ रहे थे, पर तब भी दौड़ते चले जा रहे थे। रास्ते में जो मिलता वही उन्हें और तेज दौड़ने की सलाह दे रहा था। वह भी उन्हें दम न लेने देता था। वह खाट पर बराबर करा रहा था। कभी वह उठ बैठता था और पागलों सा हाथ पांव पटकने लगता था। उस समय उसकी खाट जिनके सिर पर होती, वे बेचारे त्राही त्राही पुकारते। उन्हें इतना भी समय न था कि रुककर जरा सिर सहला लेते। अपनी विक्षिप्तता की अवस्था में वह अक्सर चिल्ला उठता कि मेरी जान जा रही है और तुम लोग चहलकदमी कर रहे हो। यद्यपि न्याय की बात यह है कि इस समय दौड़ने में वे घोड़ों को भी मात कर रहे थे, पर कभी कभी मार भी बैठता। उसके दाहिने हाथ की ओर खाट उठाने में लड़के झिझकते थे, पर लाचारी थी, उठानी पड़ती थी। खैर, घंटे भर की सरपट दौड़ के बाद शहर की बिजलियां दिखाई पड़ने लगी। शहर में घुसते ही बोर्डिंग था और पास ही सिविल सर्जन का बंगला था। लड़कों ने सिविल सर्जन के बंगले पर उसकी खाट उतारी। घोर श्रांति के कारण वे मृत प्राय हो रहे थे। जिसे जहां जगह मिली वह वहीं गिरकर बैठा रहा। उनकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी, मुंह से बात न निकलती थी। खैर, साहब को खबर हुई, खाना खा रहे थे, छोड़कर बाहर आए। उन्हें देखकर वह उठ बैठा। साहब ने पूछा, तुम्हें सांप ने कहां पर काटा है? राधे ने निहायत सादगी और सीधेपन से कहा, कैसा सांप? तुम्हें सांप ने काटा है ना? नहीं तो कौन कहता है? साहब ने उसके साथियों की ओर इशारा किया। उसने कहा, ये सब शैतान हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे सांप क्यों काटने लगा? मैं तो थककर इस खाट पर सो गया था। ये सब शरारतन मुझे ले भागे। इस समय उन शैतानों की दशा देखने योग्य थी। जान पड़ता था कि किसी ने गरम तेल में उन्हें पकाया है। साहब अपनी आंखों से खा डालने की कोशिश कर रहे थे। राधे का ठहरना बेकार था। वह चलता बना। यार लोग साहब से निपटते रहे। उस दिन से फिर किसी ने राधे को नहीं छेड़ा। उसके साथी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। उसका बोर्डिंग का जीवन चैन से कटने लगा। डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा